हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। हम लेकर आए हैं दोस्तों वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो का मतलब होता है दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा पाठ खत्म, यानी जो गणित का आपका पहला पाठ है दोस्तों, यह एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए कक्षा 10 गणित पाठ 1। इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कक्षा 10 गणित पाठ 1 का सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, और एक ही वीडियो में पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों केवल आप यह एक वीडियो देखेंगे तो यह पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। इससे बाहर से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पार्ट 1 से नहीं पूछा जाएगा। जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आगे दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या दोस्तों अगर आपने मान लीजिए आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कभी भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे एकदम बेसिक से तैयारी कराएंगे दोस्तों। जो एकदम लो लेवल होता है दोस्तों, वहां से हम गणित को स्टार्ट करेंगे। जो कोई कहता है दोस्तों कि गणित हमें नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, गणित को हम बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। बस आप इस वीडियो को देखते रहिए, और दोस्तों आप इस वीडियो को देख लीजिए और आप कमेंट में बताइए कि इसी तरह सभी पार्ट का वीडियो बनाए या नहीं बनाए। अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि इसी तरह सभी पार्ट का वीडियो बनाइए तो हम वीडियो बनाएंगे, और नहीं बोलेंगे तो नहीं बनाएंगे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसी तरह सभी वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों हम कॉपी पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें मैथ का चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों इसी में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। जितना क्वेश्चन बताएंगे उसी के अंदर से बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों। ये दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो भी प्रश्न दिया है उसमें केवल क्या पूछा है दोस्तों, मौस या लॉस, यानी देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है कैसे कैसे करके, यानी इसका मतलब ये कि हमको क्या निकालना आना चाहिए, मौसा और लौसा। तो हम बता रहे हैं, देखिए मौसा और लौसा कैसे निकालते हैं। इन सारा क्वेश्चनों को एक एक सवाल को बताएंगे, उसके हिसाब से सारा सवाल लग जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है 15, फिर है 18 और 24 का क्या निकालना है दोस्तों, हमें लॉस। यानी इसमें मौसा और लॉस के बारे में बताएंगे, एचसीएफ और एलसीएफ। यह दोनों क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको घुमा फिरा के कितने प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन सब में यही पूछा जाएगा, या तो मौसा या लॉस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मौसा या लॉस निकालने के लिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे है क्या दोस्तों 15, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 से लिखेंगे 3, तो 3 से इसका पारा पड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 तिहाई 15। फिर यहाँ पे 5 किससे कटेगा, तो 5 से, तो 5 का नाम 5। तो यानी 15 का जो फैक्टर यानी गुणनखंड होगा तो वो क्या होगा दोस्तों 3 गुणे 5। अब उसी तरह 18 का निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पे 18 का निकालते हैं दोस्तों। 18 किससे कटेगा 2 से, 2 से यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9। फिर यहाँ पे 9 किससे कटेगा दोस्तों 3 से, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 3 के 9, यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर यह 3 किससे कटेगा 1 से, तो इसका 18 का फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा दोस्तों 2 गुणे, फिर क्या है दोस्तों 3 गुणे 3, ठीक। अब फिर एक क्या है दोस्तों 24। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग 24 का फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके यह किससे कटेगा दोस्तों 2 से, कितने बार में 12, 12 दूना 24। फिर यह किससे कटेगा दोस्तों 12, फिर 2 से कटेगा कितने बार में 6 बार में। फिर 6 किससे कटेगा 2 से, कितने बार में दोस्तों 3 बार में। फिर 3 किससे कटेगा 3 से 1 बार में। अब इसका गुणनखंड देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसका आ जाएगा 1 2, फिर क्या है 2 गुणे, फिर है 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3। देखिए 1 2 3, यानी 3 को 2 है और 1 3 है। यह तीनों का क्या हम लोग निकाल लिए दोस्तों फैक्टर यानी गुणनखंड। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों लॉस, क्या पूछ रहा है दोस्तों लॉस, और लॉस का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम।
एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों जो कॉमन रहेगा। आप देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम में निकालेंगे जो कॉमन रहेगा वो भी कॉमन, यानी जो दोनों में रहेगा वो भी लिखेंगे, जो अलग अलग होगा वो देखिए जो दोनों में है वैसे हम लोग जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका यह दोनों एक में है, यह जोड़ा बन गया। देखिए यह दोनों ऐसे है तो यह जोड़ा बन गया, ठीक है ना दोनों में। फिर यहाँ पे 3 दोनों में है। अब देखिए अब कोई ऐसा अंक है जो दोनों में है, यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 है तो 2 नहीं है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 नहीं है, तो यह जोड़ा बन गया। इसमें अब हम लोग गुणनखंड के रूप में एक एक को लिखेंगे। यह 2 का जोड़ा 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 2 गुणे फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका काम खत्म, ठीक। अब फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर गुणे है तो गुणे, फिर 2 है तो 2, यानी इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब क्या बच गया, यह 3 जो 2 बार है लेकिन दोनों में है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक। तो इसका भी काम खत्म, यानी इसका भी काम, इसका इन सब का काम खत्म। अब क्या बच गया दोस्तों, फिर यह 3 वाला बच गया ना, तो फिर गुणे क्या लिखेंगे 3, इसका भी काम खत्म। अब बच क्या गया, देखिए केवल 5 बच गए तो हम गुणे 5 लिख देंगे। अब इसका दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 का गुणा यानी फिर 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 3 के 24, 24 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 72, और 72 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 360। इस सब का गुणा आप कर लीजिए तो इसका एलसीएम कितना आ गया 360। यही बोर्ड एग्जाम में इतना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों यह रफ कार्य है, इसको हम लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, यह हो गया रफ कार्य। एक देखिए क्या निकालना हमें आ गया एलसीएम। अब देखिए दोस्तों हम लोग बताएंगे एचसीएफ यानी मौसा कैसे निकालते हैं, क्योंकि यही 2 प्रकार पूछे, या तो लौसा पूछेगा या मौसा। तो यह लौसा वाला आपको समझ में आ गया। अब बताते हैं मौसा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लौसा भी ज्ञात कीजिए, यानी मौसा और लौसा दोनों ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2020 में पूछा गया है, तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सा अंक है दोस्तों, इसमें है 96 और क्या है दोस्तों 404। इन दोनों अंकों को क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य गुणन किसका दोस्तों 96 का, तो कैसे होगा दोस्तों 2 से कितना बार में कटेगा दोस्तों 96, तो यह कट जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 और 3 और 8 दूना 16, यानी 48 दूना 96, 48 बार में कट जाएगा। फिर यह कटेगा दोस्तों 2 बार में, तो कितना बार में, यानी 24 दूना 48। फिर यह कटेगा 2 बार में, कितना बार में जाएगा दोस्तों 12, 12 दूना 24। फिर यह कटेगा 2 बार में 6, 6 दूना 12। फिर यह किससे कटेगा दोस्तों 2 ही से, तो 3 बार में, 2 तिहाई 6। फिर यह 3 ही से कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो 96 का गुणनखंड कैसे लिखाएगा दोस्तों, 96 बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 1 2 3 4 5, 2 5 को 2 है तो 1 2 3 4 5, यानी 5 को 2 लिख दिए और 1 क्या है गुणे 3। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं किसका दोस्तों 404 का, यह किससे कटेगा 2 से, तो 2 एक नाम 2 दूना 4, फिर 0 है तो 0, फिर 2 दूना 4। फिर यह किससे कटेगा दोस्तों 2 से, तो यह कितना बार में जाएगा दोस्तों 2 एक नाम 2, फिर 0 है तो 0, 2 एक नाम 2। अब यह 101 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, 101 की बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 2 है तो यानी 2 गुणे 2 और गुणे क्या है दोस्तों 101। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है दोस्तों मौसा। मौसा का मतलब होता है दोस्तों HCF, यानी हमको क्या निकालना है HCF। तो HCF उसी को होता है दोस्तों जो दोनों में होता है। देखिए यहाँ पे 2 क्या है दोनों में है, अगर 3 रहे तो तीनों में होना चाहिए, अगर 2 है और 1 2 इसमें है तो यह लिख दिए, फिर गुण। फिर देखिए और कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है,
यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों में 2 है। अगर 3 अंक रहे तो तीनों में होना चाहिए, तो तीनों, फिर 2 क्या है, दोनों में है। फिर अब देखिए 2 ऊपर है तो नीचे नहीं है, फिर 2 नीचे नहीं है, फिर 3 नीचे नहीं है, नीचे क्या है 101 है तो ऊपर 101 नहीं है। तो यह क्या हो गया 2 गुणे 2, यानी HCF बराबर क्या हो गया दोस्तों 2 दूना 4। यह निकल गया क्या दोस्तों HCF। और इसका हमें क्या निकालना है LCM भी निकालना है। इसमें प्रश्न में यह भी पूछ रहा है कि क्या लॉसा भी ज्ञात करिए। तो लॉसा कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले की तरह जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए उसको भी हम बता दे रहे हैं क्या दोस्तों लॉसा यानी एलसीएम जो कॉमन है उसको भी लिखिए। 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे, फिर गुणे, फिर 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे, फिर गुणे, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है तो यह भी 2 लिखेंगे, फिर गुणे में यह भी 2 लिखेंगे, फिर गुणे में यह भी 2 लिखेंगे, फिर यह 3 भी लिखेंगे, फिर गुणे में क्या बच गया 101 यह भी लिखेंगे। यानी सबको हम लोग लिख देंगे और सबका गुणा कर देंगे दोस्तों इसका इसमें, यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी सबका इसमें यहाँ पे क्या है दोस्तों 101, यानी सबका गुणा हम आपस में करेंगे तो आएगा दोस्तों 9696 क्या आएगा दोस्तों 9696 यही इसका क्या आ जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा 2 दूना 4, हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा। तो यानी अब यहाँ से लॉसा और मौसा का झंझट खत्म। आप कोई भी अंक का लॉसा और मौसा पूछेगा तो इसी विधि द्वारा निकाल दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा टाइप, यानी दूसरा प्रकार कैसे पूछ सकता है। ये तो एक हो गया लॉसा और मौसा। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि न्यू कोर्स का नोट्स भी मिलेगा आपको, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा और सभी का तैयारी। तो वीडियो के अंत तक देखिए, लास्ट में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको। अगला टॉपिक है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मौसा और लघुत्तम समापवर्तक का वही होता है लॉसा। शॉर्टकट में बोलते हैं लॉसा और मौसा, यानी HCF और LCM। मौसा को बोलते हैं दोस्तों LCM तथा लॉसा को बोलते हैं दोस्तों LCM। तो देखिए इस प्रकार से कितना प्रश्न पूछा जाता है केवल यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्तक। देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल एक ही विधि पर यह सारा क्वेश्चन लगेगा। तो एक सवाल हम बताएंगे, इसके हिसाब से आप सारा हल कर लीजिएगा। देखिए एक जो विधि है वो ऐसा ही क्रम सब पे चलेगा। तो देखिए हम उसको लगा रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए प्रश्न है दोस्तों संख्याओं 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी अभी पूछ सकता है महत्तम समापवर्तक यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सबसे पहले इन सवाल को लगाने के लिए हम दोनों अंक को लिख लेंगे। सबसे पहले कौन कौन सा अंक है दोस्तों 130 और है दोस्तों दूसरा अंक है 280। इन दोनों अंक को देखिए क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले हम लोग बड़ा और छोटा देखेंगे और यहाँ पे भाग जैसे भाग देते हैं वैसे हल करेंगे। देखिए ऐसे हम लोग लिख देंगे और दोस्तों जो बड़ा होगा उसको इस अंदर लिखेंगे। बड़ा कौन है दोस्तों 280 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या है दोस्तों 130। अब भाग देंगे तो भाग कितना बार में जाएगा 2 बार में। कितना बार में भाग जाएगा दोस्तों 2 बार में। तो यानी 130 का गुणा 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा 260। तो 180 में से 260 को घटाएंगे तो बच जाएगा दोस्तों 20। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ऐसे इधर खींचेंगे, फिर यहाँ पे एक भाग का चिन्ह ऐसे बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो रहेगा ना दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों जो यहाँ पे रहेगा उसको फिर हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे। तो क्या है दोस्तों 130। फिर अब 20 से 130 में हम लोग भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों 6 बार में। कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी 20 का गुणा 6 में करेंगे तो यह हो जाएगा 120।
और 130 में से 120 को हटाएंगे तो यह बच जाएगा 10। फिर वही काम करेंगे, कब तक काम करेंगे ऐसे दोस्तों, जब यहाँ पे 0 न बचे। देखिए यहाँ पे क्या बचा है 10, 0 नहीं बचा है, फिर से भाग देंगे, ऐसे इधर घुमा देंगे और इसको ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ वाला शब्द को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 20, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20। अब 10 का पारा कितने बार पढ़े कि 20 आ जाए, तो यानी 2 बार। तो 10 दूना 20, तो 20 में से 20 गया 0, यानी अब यहाँ 0 आ गया। तो यहीं पे जब तक 0 ना आए तब तक यही काम हम लोग करते रहेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसे यह रफ कम में करेंगे दोस्तों, यह क्या करेंगे रफ कार्य। यह किसी बोर्ड एग्जाम में पीछे के पेपर पर ऐसा रफ कर लेंगे आप लोग। उसके बाद यह रफ में लिखेंगे और यह हल में क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे लिख कर ऐसे कामा दे देंगे और इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले यह शब्द लिखेंगे 280, यह बीच वाला। तो 280 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यह होगा। सबसे पहले यह वाला लिखेंगे जो यहाँ पे रहेगा, यानी 130, फिर गुणे यहाँ का शब्द लिखेंगे 2, फिर प्लस जो शेष बचेगा वह लिखेंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, इतना का काम खत्म। अब फिर इतना का काम लेंगे, इतना का, इतना तो एक बार ले लिए, इतना का, तो इतना में क्या है बीच में 130, तो यहाँ पे लिख देंगे 130। फिर कहाँ का लिए हैं उसके बाद दोस्तों, यहाँ का क्या होगा दोस्तों 20, फिर गुणे, गुणे के बाद ये वाला 6, यहाँ वाला 6, फिर क्या होगा प्लस, उसके बाद कहाँ वाला जो शेष बचेगा, यहाँ शेष कितना बचा है 10, तो प्लस 10। अब इतना का काम खत्म। अब क्या हो गया दोस्तों, अब इतना को एक साथ लेंगे, कितना को, इतना को। तो अब क्या होगा दोस्तों 20, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 हो जाएगा। फिर गुणे, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ वाला लिखते हैं तो 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और शेष यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है तो क्या बचा है 0। तो जब 0 आ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, मौस ज्ञात हो जाएगा। मौस, मौस, मौस कौन होगा दोस्तों, यही 10, यानी मौस बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 10, यानी जो यहाँ पे आता है 10। तो इसको हमें क्या करना है दोस्तों, रफ में कर लेना है और इसी के आधार पर इसको बैठा लेना है। अब इस मेथड पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों को इसी तरह हल कर लीजिएगा। देखिए अगला टॉपिक है बिना वास्तविक विभाजन किए, यानी पूछ सकता है बिना वास्तविक विभाजन किए, या यह भी पूछ सकता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दे दिया है कितना 31/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। जो यह अंक है दोस्तों 31/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, यह चेंज भी हो सकता है। यानी इसी मेथड का देखिए कितना सवाल पूछा गया है इस मेथड से, तो अलग अलग प्रकार से पूछा गया और सबको एक ही विधि से लगाएंगे। देखिए वो विधि कौन सा है, देखिए 2-3 क्वेश्चन हम करा के आपको बता रहे हैं। देखिए पहला जो इसमें दिया है दोस्तों वह है 31 या इसका मतलब हुआ बट्टे 2 के पावर 2, यानी 2 के ऊपर 2 रहता है तो इसको कहते हैं 2 के पावर 2, फिर क्या है गुणे 5 के पावर 3। तो इसको हमें क्या बताना है दोस्तों, शांत है, यानी इस प्रश्न को यही बताना है शांत है या अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, यही बताना है दोस्तों। या तो शांत होगा या अशांत आवृत्ति, यही दोनों में कोई एक हमें बताना है। तो इसको कैसे पता करेंगे यह अशांत है या अशांत आवृत्ति है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो जो यह नीचे रहता है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यह गुणा के रूप में टूटा है पहले ही, तो इसमें केवल 2 और 5 है। क्या दोस्तों 2 और 5, तो यह क्या होगा दोस्तों शांत। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जब 2 या 5 हो तो शांत, केवल जब 2 या 5 हो तो शांत। यहाँ पे देखिए 2 है 5 है, इसके घात ऊपर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 के ऊपर 2 है तो 2 के ऊपर 5 रहे 10 रहे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, केवल यहाँ पे 2 और 5 रहना चाहिए तो शांत होगा। अगर केवल यहाँ पे 2 है, केवल 2 तो भी शांत है दोस्तों। क्या दोस्तों, या केवल
केवल 5 है तो भी शांत है, यानी 2 या 5 के सिवा नीचे अगर कुछ भी आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, अशांत आवृत्ति। लेकिन अगर नीचे 2 रहे या केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 और 5 रहे तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत आवृत्ति। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे, मान लीजिए यहाँ पे एक और देखिए उदाहरण से आपको समझाते हैं तो उसमें क्या होगा। देखिए अगला एक प्रश्न है दोस्तों, बिना वास्तविक विभाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवृत्ति है, यानी इसको दिखाना है अशांत आवृत्ति है। तो अशांत आवृत्ति क्या होगा दोस्तों, जब 2 या 5 के सिवा और कोई आ जाए। तो संख्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग दिया गया संख्या को लिख देते हैं। संख्या दिया है दोस्तों 17/90। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर यानी इस गुणा के रूप में तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे वाला को, ऊपर वालों को कुछ नहीं करेंगे, नीचे क्या है 90, तो इसको 90 लिख देंगे। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 45 दूना 90। फिर किससे दोस्तों, 3 से, तो 15 तिया 45। फिर यह किससे जाएगा दोस्तों, 3 से, 5 तियाई 15, और यह फिर 5 से चला जाएगा। तो नीचे का गुणनखंड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 17/, जो नीचे का गुणनखंड है वह है 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 को 3 है तो 3 गुणे 3, फिर गुणे में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे नीचे देखिए 2 है और 5 है, लेकिन इसके अलावा 3 भी है। तो यह क्या होगा दोस्तों, अशांत आवृत्ति। क्या है दोस्तों, अशांत आवृत्ति। क्यों है, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में यहाँ पे यही पूछा है, दिखाइए। तो यहाँ पे अभी कारण पूछेगा तो हम लोग लिख देंगे क्या, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड, क्या दोस्तों, गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा और अंक हैं। क्या है दोस्तों, और अंक है। केवल 2 या 5 रहना चाहिए, इस पे भले घात रहे, यहाँ पे 4 घात कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे घात था ना दोस्तों, 5 के घात 3 था, ऐसा नहीं कि गुणा में 3 था। अगर गुणा में 3 होता तो क्या होता, यह अशांत होता। तो यह दोस्तों आपको समझ में आ गया यह विधि। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, शांत है या अशांत, इसको देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए ऊपर 129/, हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है क्या अंक है, नीचे से केवल मतलब है। तो यह हो जाएगा 2 के पावर 2, फिर बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या होता है गुणा, 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। इसमें देखिए क्या है दोस्तों, 2 है 5 है, तो यह 2 और 5 केवल होता तो क्या होता, शांत होता। लेकिन इसमें क्या है 7 है, 2 या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 या 5 हो तो शांत होगा। इसके ऊपर घात कुछ भी हो, यहाँ पे देखिए 7, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे केवल 5 और 2 होना चाहिए। लेकिन इसमें इसके अलावा क्या आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो यह क्या है दोस्तों, अशांत आवृत्ति, यह है अशांत आवृत्ति। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में 2 चीजें पूछा, एक तो शांत अशांत और एक दशमलव प्रसार। तो यह हम लोग का टॉपिक है दशमलव प्रसार, कैसे ज्ञात करते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए इस पे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। तो चलिए इसको हम बताते हैं। सबसे पहले बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत है या अशांत। हमें यह चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, क्या दोस्तों, शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे रहता है उसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ऊपर है 17 तो 17 लिख देंगे बट्टे। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, किसका, नीचे क्या है दोस्तों 8 का। तो यह 2 से कटेगा तो 4 दूना 8, फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 एक 2। तो यह नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 फिर से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नीचे क्या है 2 है, तो जब केवल 2 रहता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों शांत।
क्यों शांत होगा? क्योंकि इसके हर में का गुणनखंड करने पर केवल 2 ही मिल रहा है, केवल 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, तो यह शांत होगा। अगर 2 के अलावा 5 रहता तो भी शांत होता है, लेकिन 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ जाए 7, 8, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। तो यह क्या है दोस्तों? पहला शांत। उसके बाद इसको देखिए क्या कर रहा है, बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसको क्या पूछा है दोस्तों? दशमलव प्रसार। तो अब देखिए दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं, इस क्वेश्चन का यही टॉपिक है। देखिए है क्या दोस्तों? 17/8। तो देखिए इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि 17 और बट्टे यह कितना 2 है? 1, 2, 3, तो 2 के पावर हो जाएगा 3, यानी 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का गुणा 2 में 3 बार, 1, 2, 3, यानी जो बार यह रहेगा उसका घात यहाँ पे उतना बढ़ेगा। अगर 1, 2, 3 बार है तो 3 बार, अगर यहाँ पे गुणे फिर 1 और 2 हो जाता है तो 1, 2, 3, 4 बार होता है, तो यहाँ पे होता है 4। तो यहाँ पे 8 है, तो इसका फैक्टर हम लोग किए हैं, तो क्या आया है दोस्तों? 17/2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका मतलब हो गया 17/2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के ऊपर घात कितना लगाएंगे? 1, 2, 3, जितना 2 रहेगा उतना घात लगा देंगे 3। तो यहाँ पे 2 के घात 3 ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया दोस्तों? 2 के घात 3। तो हमें 5 का घात भी 3 लाना है। यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या है दोस्तों? 17/2 के घात 3। तो हमें यहाँ पे 2 के घात 3 है, तो 5 का भी घात 3 लाना है, 5 का भी घात 3 लाना है। तो यहाँ पे 5 का घात 3 लाने के लिए तो अपने मन का है ना कि यहाँ पे 5 के घात 3 लेंगे, लेकिन देखिए क्या करते हैं, जितना नीचे लिखते हैं उतना ही ऊपर लिख देंगे। ऊपर क्या लिख देंगे दोस्तों? गुणे 5 का घात 3 लिख देंगे। जितना ऊपर गुणा कर सकते हैं उतना ही नीचे गुणा कर सकते हैं, यह रूल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले इतना ही था ना, केवल इसमें बढ़ाया कि ऊपर नीचे बराबर बढ़ाए हैं। देखिए ऊपर 5 के पावर 3 बढ़ा दिए हैं, गुणा कर दिए, नीचे भी 5 के पावर 3 का ही गुणा किए हैं। तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ऐसे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए तो ऊपर का कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 गुणे 5 के पावर 3 है, तो इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 3 बार गुणा, फिर बट्टे। यहाँ पे भी 2 के पावर भी 3 है और 5 के पावर भी 3 है। दोनों का घात क्या है दोस्तों? समान है, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 और 10 के घात कितना हो जाएगा? 3। अगर यह समान होता तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, समान है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। 2 पचे 10, 10 का घात 3। अब देखिए दोस्तों ऊपर का हम लोग गुणा कर देंगे। 17 का 5 में गुणा कर देंगे, फिर जितना आएगा उतना 5 में, फिर सबका आपस में गुणा कर देंगे, यानी 17 का गुणा 5, यानी 17 पच्चे 85, 85 का 5 में गुणा कर देंगे, तो फिर जितना आएगा उतना में हम कैलकुलेटर से गुणा किए हैं, तो आया है दोस्तों 2125 बट्टे 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 2125 बट्टे 10 के पावर 3 का, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 3 बार गुणा। तो इन तीनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों 2125 ऊपर का, तो 10 दाह में 100 और 100 दाह में 1000, नीचे आ गया 1000। अब देखिए इसमें दशमलव जीरो कितना है? 1, 2, 3, 3 गो जीरो है ना दोस्तों, 1, 2, 3। तो यहाँ पे दशमलव हम बराबर में करके यहाँ पे केवल ऊपर वाला लिखेंगे 2125 और 1, 2, 3, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। देखिए जितना यहाँ पे जीरो रहेगा उतना ही अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1, 2, 3 जीरो है, तो 1, 2, 3 अंक के बाद जीरो, यही इसका आंसर यानी दशमलव प्रसार हो गया। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि दशमलव प्रसार कितने अंक तक समाप्त होगा? तो कितने अंक पर समाप्त हुआ? 1, 2, 3, यानी 3 अंक। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों? 3 अंक। अगर इस प्रकार से देखिए एक प्रश्न पूछा है, देखिए प्रश्न पूछा है परिमेय संख्या 43 बट्टे 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव के पश्चात समाप्त होगा, यानी दशमलव के पश्चात समाप्त होगा। तो इसको इसी विधि से लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 है,
लेकिन यहाँ पे 5 के पावर क्या है दोस्तों 3 है। तो यहाँ पे क्या है, एक 5 की कमी है ना दोस्तों, तो एक 5 के ऊपर भी गुणा कर देंगे, एक 5 के नीचे। तो यह हो जाएगा दोस्तों 43/2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3। यहाँ पे एक और 5 होता तो 5 के पावर 4, तो यहाँ पे भी 5 का गुणा कर देंगे और ऊपर भी 5 का, यानी जितना नीचे गुणा करेंगे उतना ऊपर। नीचे 5 का क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 लाना है। तो यहाँ पे अगर एक 5 का गुणा, पहले से 3 5 है, एक 5 का गुणा करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 215, यानी 43 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 215 बट्टे। अब देखिए यह हो जाएगा 2 के पावर 4 गुणे, अब देखिए यहाँ 5 के पावर 3 है और एक और 5 जुड़ जाएगा, तो यह 5 के पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 है तो 3 1 4, तो यह हो जाएगा 5 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पे दोनों का भी पावर समान हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, बराबर करके 215 बट्टे 5 दूना 10, 10 के पावर 4। तो अब इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 215 ऊपर है तो ऊपर, अब बट्टे में 10 के पावर 4, यानी 10 का गुणा 10 में 4 बार, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 हो गया गुणे 10, तो 10 के गुणा 4 बार। तो इसका हम ऊपर का है कितना दोस्तों 215 बट्टे, इसका गुणा करेंगे तो 10 का 10 दाम में 100 दाम में 1000 दाम में 10,000, तो 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 लिखेंगे, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कितना जीरो है दोस्तों 1 2 3 4, अब 4 जीरो है, इसमें अंक कितना है दोस्तों 1 2 3, तो हम इन अंक को लिख देंगे 215। अब दशमलव कहाँ लगाना है 4 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पे 0 4 है, तो 1 2 3 3 ही अंक है, तो यहाँ पे 0 एक और बढ़ा लेंगे, 4 अंक हो गया। क्योंकि किसी भी संख्या का पहले 0 बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब दशमलव बढ़ा देंगे, तो अब देखिए कितना हो जाएगा दशमलव 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव हो गया। यही है कितने अंक के बाद दशमलव समाप्त हो रहा है, तो 4 इसका आंसर हो गया। और दशमलव प्रसार पूछे तो ऐसे ही हम लोग दशमलव प्रसार निकालते हैं, तो दशमलव प्रसार भी निकालना हम बता दिए कैसे दशमलव प्रसार निकालते हैं, या दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद समाप्त होगा या कितने दशमलव के बाद समाप्त होगा, यह भी हम बता दिए। देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, देखिए प्रश्न इस प्रकार से भी प्रश्न कई पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रश्न हम पढ़ के बता रहे हैं, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 फिर प्लस 2 गुणे 11 एक अभाज्य संख्या है। हमें यह बताना है ना कि यह अभाज्य संख्या, यही व्याख्या करना है। एक और प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है। दोनों यानी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह एक ही प्रकार से लगेगा। देखिए इसको हम कैसे लगा रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 2020 और 2019 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है दोस्तों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, यह क्या हुआ है दोस्तों दिया है। देखिए दोस्तों अगर यह बीच में प्लस नहीं होता तो यहीं से साबित हो जाता है कि यह भाज्य संख्या है अभाज्य, लेकिन यह बीच में प्लस है तो इसको हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, यह भी गुणनखंड, यह भी गुणनखंड, यह सब गुणनखंड, लेकिन बीच में एक प्लस है, इसीलिए हमको इन सब का एक साथ गुणा करना पड़ेगा और इन सब का एक साथ। जैसे देखिए 17 का 5 में गुणा करेंगे तो 17 पचे 85 और 85 का 11 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा कैलकुलेटर में आप गुणा करिए क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जितना आएगा उतना 3 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसका 2 में गुणा करेंगे, तो यानी इस सब का गुणा में करेंगे तो आएगा दोस्तों 5632, यानी इतना का गुणा। बिन यहाँ बीच में क्या है प्लस है तो हम लोग प्लस लिख देंगे। फिर 11 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22। अब इन सब को सॉरी दोस्तों यह आएगा 5610, यह 5610 होगा क्या दोस्तों 5610। तो अब इन सब को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों 5632, इन सब को जोड़ेंगे तब होगा दोस्तों 5632।
अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए ऐसे, किसका दोस्तों, 5632 का। तो अब देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यानी इतना में, यानी 5232 में 5632 में 2 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 2816। फिर 2816 में 2 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 1408। फिर यह अभी 2 से कटेगा तो यानी 2 से भाग देंगे तो यह आएगा दोस्तों 704। फिर यह 2 से कटेगा तो यानी 2 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 352। फिर यह 2 से कटेगा तो हम लोग 2 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 176। फिर यह 2 से काटेंगे तो आएगा दोस्तों 88। फिर यह क्या करेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे तो आएगा 44। फिर यह क्या करेंगे, 2 ही से काटेंगे तो आएगा 22 दूना 44। फिर यह 2 से काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 11 दूना 22। फिर इसको 11 से काटेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा तो 1। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 5632 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 2 है तो यहाँ पे 9 गो 2 लिखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो 2 इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 2। फिर गुणा क्या है 11। अब फिर गुणे क्या है दोस्तों, लास्ट में 1 लिख देते हैं, यानी 1 लास्ट में बचता है तो 1। तो देखिए यह क्या है, अभाज्य गुणनखंड कब होगा और कब नहीं होगा अब बता रहे हैं। देखिए इसके गुणनखंड में केवल 2 अंक रहेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। इसमें देखिए कौन अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है। इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 से ज्यादा है। क्या है दोस्तों, इसमें 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा एक कई ठो है। यह 2 मत देखिए संख्या में 1 2 ऐसे 2 से ज्यादा है तो यह क्या होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, सॉरी यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 से ज्यादा अंक आ रहे हैं तो यह क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या। आप देखिए एक अभाज्य का उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए 5। कोई पूछे आपसे 5 भाज्य है या अभाज्य। भाज्य का मतलब होता है दोस्तों वह संख्या किसी दूसरे संख्या से कट जाएगी तो भाज्य है। यानी अब 5632 2 से भी कट जाएगी भाग देने पर, 2 से 11 से भी भाग देने पर कट जाएगी तो यह क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों वह किसी से ना कटे, या तो खुद से कटे या 1 से कटे। यानी इससे अब भाग देंगे ना 5 में तो या तो 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा 5 का नाम 5, या फिर इसमें किससे भाग दे देंगे, 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। अब देखिए इसका गुणनखंड विधि से कैसे हल कर देंगे। 5 तो 5 किससे कटेगा, 5 से 1 बार में, तो यहाँ पे 1। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 गुणे 1। तो इसमें क्या है, इसमें केवल 2 अंक है, इसलिए यह संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य है। यह क्यों भाज्य है दोस्तों, क्योंकि इसमें इसके गुणनखंड में कई अंक है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड में 2 से ज्यादा अंक है। तो यह 2 से ज्यादा अंक रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो यह भी अभाज्य है या भाज्य, अभी हम पता लगाना बता दें कैसे हम पता करेंगे। यह एक टॉपिक था, इस पे कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सब इसी विधि से लगेगा। ये दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक है सिद्ध करना। क्या दोस्तों, जैसे सिद्ध करना, जैसे क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3, जो 3 है वो अंडर रूट में हो, वैसे जो बना रहता है उसको अंडर रूट कहते हैं।
√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। फिर यह भी है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यह भी पूछा गया है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए अब इस प्रकार को हल करेंगे। देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन को हल करेंगे, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या दिया है दोस्तों, उसको हम लिख दें। क्या दिया है, 5 + √3 यही दिया है प्रश्न में। तो अब हम लोग देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना, यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या दोस्तों, माना। क्या मान लेंगे, माना। अब देखिए इसको हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग मान लेंगे कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसके उल्टा मान लेंगे। जो पूछ रहा है दोस्तों ना, हम लोग क्या किए हैं, उसके उल्टा मान लिए। इसमें पूछा है क्या सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग माने हैं परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग चेक करेंगे क्या यह अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तब तो अपरिमेय नहीं होगी। संख्या केवल दो ही होती है, या तो परिमेय संख्या होगी या नहीं तो अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लोग मान लिए हैं परिमेय संख्या। चेक कर रहे हैं यह अपरिमेय संख्या है। अगर प्रमेय संख्या नहीं होगी यानी हम लोग का मानना गलत हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो पहले हम लोग मान लिए कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, जब परिमेय संख्या होती है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5 + √3। तो हम लोग क्या माने हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, P/Q के रूप में होती है। यह परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। अब देखिए दोस्तों, √3 को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे √3 है तो √3 लिख दिया। अब आप पूछेंगे 5 कहाँ गया, 5 अभी देखिए बता रहे हैं कहाँ गया। यहाँ पे P/Q है तो P/Q हो गया। अब देखिए दोस्तों, 5 इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो जब इस बराबर के इधर कोई अंक प्लस में होता है तो बराबर के इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो प्लस इधर 5 क्या है, प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, -5। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे P/Q के रूप में होता है, वो परिमेय संख्या है। और यह सभाज्य है। सभाज्य का मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो देखिए यह P/Q परिमेय संख्या है तथा -5 भी परिमेय संख्या है। यह भी परिमेय है। क्या दोस्तों, परिमेय। और 5 भी क्या है दोस्तों, परिमेय है। लेकिन यहाँ पे देखिए √3, कोई भी अंक अगर अंडर में होगा तो वह क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। या लास्ट वीडियो का अंत में इसको भी सिद्ध कराएंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या, √3 2, ये सब पूछा जाता है। तो यह क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो अब देखिए दोस्तों, यह बराबर के इधर परिमेय संख्या है और यह बराबर के इधर अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग का सवाल तो गलत हो गया, मानना गलत हो गया ना, क्योंकि दोनों तरफ एक ही साइड होना चाहिए। अगर इधर परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या चाहिए। लेकिन हम लोग का मानना क्या गलत हो गया, गलत हो गया क्या, कि अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि बराबर नहीं। अगर इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय चाहिए, अगर इधर अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय चाहिए। यानी जब दो भाई में बंटवारा होता है तो दोनों को बराबर बराबर चाहिए, मतलब वही चीज चाहिए। तो यहाँ पे अपरिमेय है और इधर अपरिमेय, तो यह बराबर नहीं है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या दोस्तों, देखिए हम लोग क्या माने थे, यह माने थे 5 + √3 परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखे √3 परिमेय संख्या है, यानी √3 परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय दोस्तों, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मानना गलत है। यहाँ पे हमारे अनुसार तो देखिए इधर परिमेय संख्या है ना, तो ये अभी इधर वाला जो आना चाहिए वो अभी परिमेय संख्या आना चाहिए। लेकिन इधर वाला क्या आ गया, अपरिमेय, उल्टा हो गया। तो जो हम लोग माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे इधर परिमेय संख्या तो इधर परिमेय संख्या आना चाहिए। तो हमारा मानना गलत हो गया। तो जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः 5 + √3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया ना दोस्तों, क्योंकि अपरिमेय संख्या नहीं है, हमें पता हो गया। अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या
है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो वही काम इसमें भी करें। सबसे पहले क्या करेंगे, माना 3 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो काम इसमें किए हैं ना दोस्तों, जो काम हम लोग इसमें किए हैं वही काम हम लोग कर, यहाँ पे मान लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, फिर p/q के रूप में है, जहाँ p/q और 5 की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3। वही काम होगा, सेम टू सेम यही कंडीशन लगा के इस क्वेश्चन को भी हल कर लीजिएगा। इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन है देख लीजिए, इन सबको इसी प्रकार हल कर लीजिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिखा रहा है दर्शाइए यानी सिद्ध करना है 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर यहाँ पे भी पूछा है दोस्तों, दिखाइए सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, यानी यह दोनों के बीच में गुणा के रूप में यह अलग है, तो हम इसमें से किसी एक को बताते हैं। तो देखिए हम लोग बता रहे हैं किसको, इसको। सबसे पहले माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो बराबर p/q हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या है। अब देखिए उसमें उसी तरह इसको भी हल करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में उसमें पहले वाले में प्लस था और इसमें क्या है, गुणा है। तो जब बराबर के इधर गुणा होता है तो इधर आता है तो बट्टे में। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 रहने देंगे, बराबर p/q। अब देखिए 7 कहाँ जाएगा, 7 इधर गुणा में है तो इधर आएगा बट्टे में, यानी इसके साथ भग्गे वाला में। तो यह क्या हो गया दोस्तों, p/q। अब देखिए दोस्तों 7 भी पूर्णांक है, p/q भी परिमेय संख्या है। तो इधर क्या है दोस्तों, इधर है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यह है परिमेय संख्या और यह है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। तो हम लोग का मानना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इधर परिमेय है और इधर अपरिमेय है। तो फिर वही लिख देंगे जैसे इधर लिखे हैं कि यहाँ पे लिखे थे अंडर रूट 3 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मानना गलत है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप सारा हल कर लीजिएगा, एक ही तरह से लगेगा। हम 2 उदाहरण देकर बता दिए। अब देखिए हम बताएंगे अब यह सिद्ध करना कि केवल अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है पूछ दे, या केवल अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, या केवल अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और यही लास्ट पॉइंट रहेगा। यह है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको भी उसी तरह क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 बराबर p/q, यानी अब बट्टे के रूप में p/q। तो यह परिमेय संख्या जहाँ p तथा q सभाज्य है। अब देखिए दोस्तों हम सभाज्य का मतलब बता दें, जैसे मान लीजिए 5/2 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यह क्या होगा, सभाज्य संख्या। आप देखिए एक और उदाहरण देकर बता दें, जैसे यह हो गया 8/6, यह सभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं ना दोस्तों, 4/2, और इसको भी लिख सकते हैं 3/2, यानी इन दोनों में दोनों में है। लेकिन अगर इसको करेंगे तो यह 5 का गुणनखंड कुछ नहीं होगा, 5x1 लिख सकते हैं और 2x1, लेकिन 1 नहीं मनाता है। 1 को छोड़कर कोई भी संख्या अगर दोनों में है तो वह सभाज्य नहीं है। लेकिन अगर कोई संख्या कॉमन नहीं है कोई भी, तो वह सभाज्य है। तो इसको यह संख्या के माने है वो सभाज्य, यानी ऊपर नीचे कोई किसी में भी कोई कॉमन नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे अंडर रूट 5 बराबर p/q, समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यह क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों पक्ष का मतलब, जैसे जो बराबर के इधर है इसको एक पक्ष कहते हैं, इसको बायां पक्ष कहते हैं, बराबर के इधर है दाहिने तरफ उसको दायां पक्ष कहते हैं। तो यह दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग कैसे करेंगे दोस्तों, यानी अंडर रूट 5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग करने पर। अब देखिए अंडर रूट 5 का वर्ग का मतलब होता है जो ऊपर रहता है 2, तो यानी अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, यानी अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में
दो बार गुणा, एक बार ये और एक बार ये, बराबर। अब देखिए इधर p का भी वर्ग है, q का भी वर्ग, तो इसको यह इस प्रकार लिख सकते हैं p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। फिर देखिए √5 का जब √5 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5 बराबर p स्क्वायर बट्टे q स्क्वायर। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1 है, तो हम लोग इसका कैंची गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो p का 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा p स्क्वायर बराबर, और q स्क्वायर का 5 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5q स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इधर 5 गुणा में तो बराबर के इधर बचेंगे तो यह बट्टे में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा p स्क्वायर बट्टे, p स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, 5 इधर क्या है गुणा में तो बराबर किधर आएगा तो भागे में, 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों q स्क्वायर। अब देखिए जो q स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, क्या वो 5 से बट्टे में है, यानी p स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो q स्क्वायर के बराबर है, तो जो q स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभाजित है, इसलिए 5 भी p यानी q, जो यह q है भी 5 से विभाजित होगा, क्या होगा दोस्तों 5 से विभाजित होगा, यानी जो यह अंक है ऊपर माने थे p बट्टे q, उसमें जो q है वो 5 से विभाजित है, यह क्लियर हो गया। तो उसका एक गुणनखंड है, क्या करेंगे दोस्तों, तो q यहाँ पे लिखेंगे, तो q का एक गुणनखंड क्या है दोस्तों 5 है, क्योंकि उसमें 5, जैसे गुणनखंड का मतलब यही होता है, जैसे 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, यह एक गुणनखंड के रूप में है। तो q क्या है दोस्तों, जो q है वह गुणनखंड है, 5 का एक गुणा के रूप में उसको तोड़ा जा सकता है, 5 का गुणनखंड है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, जब इसका एक 5 गुणनखंड है, तो जब 5 गुणनखंड है तो यहाँ से मान लेंगे p बराबर 5m। अब यहाँ से क्या करेंगे फिर से दोस्तों, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस क्वेश्चन को कई बार लगाइएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को कई बार देखिए, थोड़ा हार्ड है लेकिन हम आसान से बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखेंगे आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यानी यहाँ पे भी p स्क्वायर बराबर, यह हो जाएगा 5m का स्क्वायर, यह दोनों का स्क्वायर है तो बराबर 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5, और m स्क्वायर है तो m स्क्वायर हम लोग रहने देंगे। अब देखिए p स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, कितना दोस्तों, देखिए p स्क्वायर बराबर आया है 5q स्क्वायर, यह मान यानी p की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5q लिख सकते हैं, तो यह है p के जगह पर हम लोग लिख देंगे 5q स्क्वायर बराबर यानी इसको हल किया तो क्या आया है 5 गुणे 5m स्क्वायर। अब देखिए इधर 5 क्या है दोस्तों गुणा में है, तो बराबर के इधर बचेंगे तो ये अभी बट्टे में हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा 5 गुणे 5m स्क्वायर, और यह इधर 5 क्या था दोस्तों गुणा में, तो इधर आएगा तो बट्टे में, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे q स्क्वायर बराबर 5 से 5 तो 5m स्क्वायर बच गया। अब देखिए दोस्तों 5 इधर गुणा में, तो फिर इसको इधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा q स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों q स्क्वायर बट्टे 5 बराबर m स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों m क्या माने थे p को, तो यानी यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि p भी 5 से विभाजित है, p क्या है दोस्तों m वाला, m भी क्या है 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे p इस भी 5 से विभाजित
है, इसलिए 5 p का एक गुणनखंड है। p क्या है दोस्तों? 5 का एक गुणनखंड है। इससे यह सिद्ध हो गया। तो हम लोग क्या माने थे? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या माने थे? सभाज्य है। p और q क्या है? सभाज्य, यानी इसका कोई भी गुणनखंड दोनों में सेम टू सेम नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे q का भी एक गुणनखंड 5 सिद्ध कर दिए हैं और p का भी एक गुणनखंड 5 सिद्ध कर दिए हैं। तो यह हम लोग का मानना क्या हो गया? गलत हो गया ना, क्योंकि इधर माने सभाज्य संख्या और इधर क्या आ गया? सभाज्य संख्या आया ही नहीं है। अतः हमारा परिकल्पना गलत हो गया। अतः हमारा परिकल्पना या मानना परिकल्पना, हम यही ना परिकल्पना किए थे। क्या परिकल्पना किए थे? कि जो √5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो यह परिकल्पना हम लोग गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यह सभाज्य संख्या नहीं है। यह p और q 5 से विभाजित हो जा रही हैं। तो अतः हम लोग का परिकल्पना गलत हो गया। क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। हम लोग का परिकल्पना गलत हो गया या गलत सिद्ध हो गया। इसलिए क्या दोस्तों? जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखिए, आपको बताया जाएगा अच्छे से। आपको जो भी पॉइंट आपको लगा कि यह समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको आपको समझा दिया जाएगा। और देखिए इस वीडियो को जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा आपको वीडियो मिलेगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, इस व्हाट्सअप पे आप संपर्क कर लीजिएगा। आपको सभी वीडियो का बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सिंपल से सिंपल नोट्स बनाया गया है। एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उस नोट्स को आप परचेज कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप पे जब संपर्क करेंगे ना दोस्तों,